नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की भूगोल और भूगोल का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने हिमालय के बारे में विस्तार से और विस्तृत में हम लोग जान चुके हैं और आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो मुद्दा है वो है उत्तरी मैदान या इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, हम उसका निर्माण जानेंगे कि वो बने किस प्रकार से वो जानना जरूरी है, कितना क्षेत्रफल है वो जानेंगे और इसका वर्गीकरण। यहां पर भी हम उत्तरी मैदान का भी जो वर्गीकरण है वो दो भागों में जानेंगे। वो दो भाग कौन कौन से वो आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी मैदान का निर्माण। देखिए, उत्तरी मैदान के निर्माण की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको एक ऑर्डर में सबसे पहले बताया था कि भाई सबसे ऊपर क्या होंगे, हिमालय होंगे, हिमालय के नीचे उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदानों के पास फिर यहाँ पर आपको राजस्थान की तरफ क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल या जिसे हम डेजर्ट कहते हैं वहां। फिर नीचे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, तटीय रेखा देखने को मिलेगी और फिर दो आपको द्वीप या आइलैंड्स हमें भारत के देखने को मिले। ये पूरा एक भारत का जो ऑर्डर है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ किस प्रकार से। देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया कि दो प्लेटें टकराती है। दो प्लेटें कौन कौन सी होती है, एक होती है यूरेशिया प्लेट, ओके, यूरोप और एशिया जिस पे टिका हुआ था, और दूसरी तरफ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिस पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टिका हुआ था। अब मामला क्या होता है आप इसको समझिएगा। जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जारी है, आप बिल्कुल इस तरफ से देखिएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यू जारी है और आप देख रहे हैं जब ये यू टकरा रही है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यू थोड़ा सा स्लोप सा बन रहा है। ओके, आप समझ रहे हैं इस बात को कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप बन रहा है। तो ये जो आपको स्लोप वाला यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आकर के ये जगह क्रिएट हो गई है, ये जगह बन चुकी है। तो होता है क्या है कि जैसे ही अब क्या होगा, ये हिमालय ऊपर निकल चुका है और यहां पे जब वो प्लेट टकराए तो कुछ यूं इस प्रकार का खाली एरिया बन जाता है। अब यहां पर क्या होगा, इन हिमालयों से नदियां बह करके आएंगी और जब नदियां बह करके आएंगी और वो अपने साथ क्या लाएंगी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो लेकर के आएंगी। अब वो जब वो लेकर के आएंगी तो वो धीरे धीरे वो मिट्टी कंकड़ क्या होते जाएंगे, नदियों के साथ बहते जाएंगे और पतले 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 बिल्कुल मिट्टी के कणों में होते जाएंगे और ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक मैदान बन जाएगा। वैसे अगर हम लोग बात करें जनरली जब बात आती है मैदान की तो जैसे कि इंग्लिश में भी इसे कहा जाता है प्लेन, पर बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे प्लेन होगा, बिल्कुल सीधी सड़क की तरह होगा कि कोई ऊपर नीचे कुछ भी नहीं और बिल्कुल हमें सपाट समतल जमीन मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता कि हमें बिल्कुल समतल जमीन मिले, हमें बिल्कुल क्या होगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, पर ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ज्यादातर जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल बराबर सा देखने। तो ये मैदान वाला भाग है। तो मैदान का निर्माण हुआ किस प्रकार से, जब दो प्लेटें टकराई उस प्रकार से कुछ ऐसा शेप क्रिएट होता है और फिर यहां पर आ करके क्या होता जाता है, धीरे धीरे नदियां जब वो अपने साथ कंकर पत्थर वो लेकर के आती जाती है और वो बिल्कुल मिट्टी के रूप में परिवर्तित होते जाते हैं और फिर वो क्या है, एक मैदान बना देते हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण इस प्रकार से होता है। अब सवाल आता है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियां आ रही हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम तीन मुख्य नदियों की बात करते हैं। एक होता है इंडस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु नदी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु, इंडस, इंडस के बाद आती है गंगा, तो गंगा को हिंदी में भी गंगा ही कहते हैं, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तीन नदियों का पूरा जो सिस्टम है, और सिर्फ मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि सिंधु नदी, या मैं ये नहीं कह रहा कि गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने कहा है इनका पूरा नदी तंत्र, पूरा सिस्टम। जब बात आती है तंत्र की तो हम व्यवस्था की बात करते हैं। जैसे कि मैंने जब आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाया और पहला चैप्टर लोकतंत्र पे चर्चा कर रहा था तो मैं आपको क्या कहता था कि लोकतंत्र मतलब तंत्र मतलब व्यवस्था है। तो यहाँ पर इंडस सिस्टम की चर्चा करेंगे, सिंधु नदी तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं गंगा नदी तंत्र की बात कर रहा हूं, मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर रहा हूं, मतलब जो पूरा सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं। अब ये पूरे सिस्टम में क्या आ रहा है, तो देखो नदी क्या होती है, जैसे कि एक मेन नदी यहां से बहती हुई आती है। अब सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भारत में ये तीन नदियां बह रही है, भारत में तो बहुत सी नदियां बह रही है। अब होता क्या है, यहां पर जैसे ये नदी है इधर से बहती हुई है और ये मेन नदी है, अब ये नदी क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी। ओके, फिर आगे से जाएगी तो नीचे से जाते हुए ये नदी भी क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी। फिर और नीचे जाएगी तो ये वाली जो नदी है वो भी इसमें मिल जाएगी। फिर और नीचे जाएगी तो और कोई नदी है वो मिल जाएगी। ये जो मिल रही है इनको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक नदियां कहते हैं। और ये जो नदी जा रही है ये मुख्य नदी है। अब जैसे मान लीजिए गंगा नदी है ये, और इसमें कोई नदी आके मिल रही है, इसमें कोई नदी, इसमें कोई, तो ये सारी नदियां मिलकर के क्या बना रही है, गंगा
नदी का तंत्र बना रही है। और नदियों के बारे में हम और भी विस्तार में और विस्तृत में जो चर्चा करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो अध्याय 3 में करेंगे। ओके, उसके लिए इतना को छोड़ देता, पर अभी मैंने आपको समझा दिया। तो ये तीनों नदियों का जो तंत्र है ये बहती हुई आ रही है, इनकी अलग अलग नदियां हैं, वो सहायक नदियां में मिलती है और फिर उससे क्या है, उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। आइए जानते आगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, ठीक है, प्रणालियों सिस्टम तंत्र, आप एक ही बात कहिए, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों से बना है। ठीक है, हमने जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों की बात नहीं कर रहा है, पूरे प्रणाली की, पूरे तंत्र की, पूरे सिस्टम की वो बात कर रहा है। और सिस्टम में उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी आ जाती है। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा सहायक, और सहायक का मतलब क्या होता है, जो हेल्प करता है, सहायता करता है हमको। और इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या हो, जो कुछ ट्रिब्यूट करता हो, कुछ योगदान कर रहा हो, उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो यहां पर वही बात हो रही है, जैसे कि ये नदी बहती हुई आ रही है और इसमें आकर के इसने अपना सब कुछ समर्पित क्या कर दिया, इस नदी में समर्पित कर दिया। फिर ऐसे ही दूसरी नदी आई, उसने इसमें क्या कर दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। और ये जो मेन नदी है ये सबको साथ लेते हुए कहां पर जाके चली जाएगी, सागर में चली जाएगी। तो 3 जो मुख्य नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके सहायक नदियों से ये उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। देखिए, अब ये जो लाइन है ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो हिमालय के गिरिपाद, हिमालय का गिरिपाद समझिए क्या होता है। देखिए, अपन मानचित्र पे बाद में चलेंगे, नदियों की चर्चा हो रही है, नदियों पे भी मैं आपको मिलाऊंगा, नदियों से भी। ये देखिए, ये क्या है, ये हिमालय है। ओके, एक तो मुझे आप सबसे पहले बताइए, हिमालय का नीचा बाहरी जो पोर्शन है वो कौन सा है, तो आप कहोगे सर शिवालिक। ठीक है, हम क्योंकि लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, शिवालिक है। गिरिपाद, या जैसे मैं यहां पर कहूं कि गिरी, जहां पे कोई चीज गिर जाए वो गिरिपाद है। ओके, इंग्लिश में फुट हिल्स कहा जाता है। फुट हिल्स मतलब फुट जो हमारे पैर है वहां पे, जो हिल्स मतलब जो पहाड़ है उनका जो फुट है उनकी बात करता है, हिल्स जो है उनके पहाड़ के पैरों की बात करता है। तो गिरिपाद अगर हिंदी में, तो मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ, गिर गया, जहां पे गिर गया। तो अब गिरेगा कहां पे, ये पहाड़ है तो पहाड़ के बिल्कुल नीचे, यहां पर आकर के जो पानी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, यहां पर गिर जाएगा। क्योंकि नदी आएगी, देखिए नदी का यूं है, पहाड़ यूं है, अब नदी यूं तो बह करके जाएगी नहीं, ऑफकोर्स बात है वो यूं ही आएगी। और जब ऊपर से बहती हुई आएगी तो वो कहां गिरेगी, यहां पर गिरेगी। जनरल बात है ना भाई, सीधा सा फिनोमिना। यार आप लोग घर भी बनवाते हो तो घर में हमेशा क्या होता है, आप एक तरफ ढलान दिलवाते हो, कमरे में हो चाहे छत पे हो, कहीं पर भी आप एक तरफ ढलान दिलवाते हो, उस ढलान की तरफ ही तो पानी बह करके ले जाते हो। ऐसा तभी ऑपोजिट साइड ले जाओ और जा बाहर निकल, कहाँ से निकलेगा, जिस साइड से जाना है वो उधर से ही जाएगा। ओके, तो वो यहाँ से आता है पानी। अब क्या हुआ है कि अगर ये हिमालय है तो ये हिमालय पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है। जब नदी बहुत तेज स्पीड से आती है ना, तो उन पत्थरों को क्या तोड़ती हुई लेकर के आती है। अब जब वो तोड़ती हुई लेकर के आएगी तो क्या होगा, यहां पर आकर के कुछ पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कुछ पत्थर उस नदी के साथ आगे बहते हुए चले जाएंगे, छोटे छोटे होते साइडों में जाकर के कुछ मिट्टी बन जाती है। तो गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। अब बात समझते हैं बेसिन क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको एक बार लास्ट स्लाइड्स पे ले चलता हूं और फिर वहां बेसिन समझाता हूं। देखिए, यहां पर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये जैसे मुख्य नदी है, ठीक है, ये मुख्य नदी, और इसमें ये नदी आकर के मिल रही है, यहां पर ये नदी आकर के मिल रही है, यहां पर ये नदी आकर। अब ये जो एरियाज है, जिन एरियाओं में, जिन क्षेत्रों में सहायक नदी मुख्य नदी में आकर के मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं। तो जहां पर मुख्य नदी से सहायक नदी आकर के मिलती है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिन कहा जाता है या द्रोणी कहा जाता है। और अब इन बेसिन, इन द्रोणी में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर आकर के अगर नदी मिल रही है, ये बेसिन वाला इलाका है, तो आप देखिएगा जब वो नदी आ रही है वो भी कहीं ना कहीं पहाड़ों से, जो हिमानिया है मतलब ग्लेशियर है, वहां से आ रही होगी। तो अब जब ये आएगी, और देखिए जब क्या होता है, स्पीड से आती है और आती है, तो स्पीड से आती है वो एक साथ क्या यू बाहर फेंकती हुई जाती है। जैसे आप जनरल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तेज बारिश आती है, आती है ना तेज बारिश, और तेज बारिश आती है, आपके घरों के बाहर नालियाँ होंगी, ऑफकोर्स सबके घरों के बाहर होंगी। आप देखो जब तेज बारिश आती है तो नालियों से वो पानी क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, और पानी के साथ और कुछ भी बाहर आ जाता है, जो गंदगी कचरा कूड़ा होता है वो बाहर आ जाता है। बस वही सीन यहाँ पर होता है। तो अब क्या होता है, वो नदी जब अपने उसमें बह रही है, उसमें अपने
रूट में चलती जा रही है, इट्स ओके। पर जब वहां पे पानी ओवरफ्लो होगा तो वो क्या करेगी, जो उसके साथ जो आए उनको बाहर निकालते हुए फेंकती हुई जाएगी, और जो बाहर निकालते हुए जो फेंकती हुई जाएगी, जैसे ये नदी आ रही है और इसके भाव से बहुत ज्यादा स्पीड तेज हुई तो उसने बाहर फेंका, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो गया, जो मिट्टी कंकड़ आया वो इकट्ठा हो गया, वो इकट्ठा हो गया। जो मिट्टी या कंकड़ इकट्ठा हो उसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मतलब जो जल को ओढ़ करके आई हो, मतलब वो पत्थर कंकड़ क्या है, जल के नीचे से तो आए, तो जल के साथ वो बहते हुए आए हैं, तो उसे क्या कहा गया, जलोढ़ मृदा कहा गया। कक्षा 10 में हम लोग जलोढ़ मृदा पर पूरी विस्तार में चर्चा करेंगे, पर अब भी नहीं। तो जलोढ़ों का निक्षेप हुआ मतलब जो जलोढ़ मृदा आई है उसका निक्षेप होना, मतलब डिपोजिशन होना, इकट्ठा होना, जमा होना। ओके, अब एक बार आपको मैं नदियों की थोड़ी सी चर्चा करा देता हूं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, हम 3 नदियों के बारे में मुख्यतः बात कर रहे हैं। एक ये रही सिंधु नदी, देखिए, और आपकी किताब का ही मानचित्र है, मानचित्र को खोल के देखिएगा। वैसे ये वाला जो मानचित्र है ये अध्याय 3 में से लिया है मैंने। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। ये सिंधु नदी हो गई, फिर गंगा नदी यहाँ से है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके, ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, तो जलोढ़ों के साथ आया तो ये कैसे हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। अब ये बहुत उपजाऊ होता है। उपजाऊ का मतलब क्या होता है, जहां पर उपज ज्यादा होती हो, जहां पर क्या होती हो, उपज ज्यादा होती हो, वो क्या है, उपजाऊ मैदान है। अब उपज का मतलब क्या है, उपज का मतलब ये होता है, जो कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था, आपको याद होगा, इसी साल इसी कक्षा में पढ़ा था। तो क्या होता है कि एक जो सीजन होता है, या एक आप कह दीजिए एक मौसम, हम 3 मौसमों की चर्चा करते हैं, खरीफ, रबी, जायद। तो एक सीजन में एक मौसम के अंदर कि एक फसल का कितना उत्पादन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उपज कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई इस सीजन में मेरे 100 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ, तो मेरी उपज कितनी है, 100 किलो है। तो मतलब उपजाऊ का मतलब क्या है, ज्यादा उपज होना, ज्यादा किसी चीज का उगना। तो अब ये क्या है, ये मिट्टी बिल्कुल जो है नदियों के साथ बहती हुई आई है, और उस मिट्टी में बिल्कुल पानी है, बिल्कुल प्योर मिट्टी है, हिमालय से बहती हुई आई है, बहुत प्योर मिट्टी। तो वो उसमें फर्टिलिटी बहुत होती है, उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो अच्छी ग्रोथ दे सकती है। तो ये जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, और इससे क्या हो जाता है, उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पे मैंने एक मैदान की बिल्कुल तस्वीर दिखाई है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे मैदान बिल्कुल ऐसे ही हो। फिर बात करते हैं उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है, या क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना है, कितने एरिया तक वो फैला हुआ है। क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल, आप एक बात मुझे बताइएगा, आप एरिया निकालते कैसे हैं, आपने मैथ्स पढ़ी है, गणित पढ़ी है, क्षेत्रफल आप निकालते कैसे, लेंथ इंटू विड्थ भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में, या ब्रेड्थ भी बोलते हैं, दोनों से जो आप बोलना चाहे वो बोलते हैं। तो लेंथ को अगर मैं बोलूं लंबाई गुणा चौड़ाई, ओके। तो अब देखो एक 2400 किलोमीटर क्या है, लंबा है। 2400 किलोमीटर लंबा मतलब यूं है, यूं 2400 किलोमीटर लंबा हो गया। फिर बोला है 240 से लेके 320 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। तो 240 से लेके 300 किलोमीटर जैसे क्या है कि भाई, जैसे यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे चौड़ाई यूं हो गया, फिर वापस सिकुड़ गया, फिर यूं थोड़ा छोटा हो गया। तो मतलब इसकी चौड़ाई है ना, हाईएस्ट जो होगी वो 320 होगी, और लोवेस्ट जो होगी वो 240 होगी। मतलब कहीं पर 240 भी हो सकता है, और कहीं पर 320 तक का फैलाव भी हो सकता है। अब देखिए कैसे होगा, ये भैया हमारा हिमालय था, ये हमारा हिमालय था। अब हिमालय के जो नीचे वाला पोर्शन ही है वही क्या कहला रहा है, उत्तरी मैदान कहला रहा है। उत्तर में, ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में है, बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आप लोकेशंस को सही से समझिएगा। तो उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये उत्तरी मैदान है, तो ये उसकी चौड़ाई तो 2400 किलोमीटर हो गई, ठीक है, इसकी चौड़ाई तो 2400 किलोमीटर पर, ये 240 से लेकर के 320 तक के बीच में फैला हुआ है। कहीं पर 240 की भी चौड़ाई हो सकती है, कहीं पर 320 की भी हो सकती है, डन। और जब आप इनको गुना कर दोगे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के राउंड आ जाता है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अब ये देखिए, यहां पर हम बात कर सकते हैं विशेषताओं की, कि अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो विशेषता क्या है, इसकी मेरिट्स क्या है, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन का मतलब होता है डेंस, ठीक है, डेंस। और अगर मैं इस डेंस वर्ड्स को थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूं तो मैं वर्ड बनाता हूं डेंसिटी, और डेंसिटी का हिंदी में मतलब होता है घनत्व। और अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है कि एक यूनिट एरिया में,
मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है, एक जगह का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि दिल्ली में 1 किलोमीटर के अंदर 500 लोग रहते हैं, मैं एक एवरेज कह रहा हूं, मैं एग्जैक्ट डेटा के साथ नहीं हूं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं, शायद ज्यादा ही रहते होंगे, 1 किलोमीटर के अंदर 500 लोग रहते हैं। और अगर बात करूं पूर्वी राज्यों की, असम की उधर की, तो हो सकता है वहां पे 20 लोग 25 लोग भी 1 किलोमीटर एरिया में रहते हो। तो जनसंख्या घनत्व अगर ज्यादा है तो वहां पर यह चीज देखने को मिलती है कि वहां पर हो सकता है कि थोड़ी सुख सुविधाएं ज्यादा हो, अच्छी फैसिलिटीज हो, और जहां पे थोड़ा कम है तो लोगों को वहां का थोड़ा अच्छा नहीं लगता हो। अब ये क्या है, उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ पे सघन जनसंख्या मतलब जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, 1-1 किलोमीटर के दायरे में भी बहुत ज्यादा होगा। और डेंस, जैसे आपने डेंस फॉरेस्ट देखे होंगे, सघन जो जंगल होते हैं वो जंगल बिल्कुल भरे भरे रहते हैं, तो बस यहाँ पे जनसंख्या का मामला वही है, ऐसा भरा भरा है बिल्कुल, खाली आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ओके, बिल्कुल भरा भरा है, कोई फुल ऐश मौज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा एरिया फुल है, मतलब जगह नहीं बच रही है आपको। अब ये सघन जनसंख्या यहाँ पर है क्यों, उसका कारण देखिएगा। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं भविष्य में 11वीं-12वीं में, तो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वहां पर लोगों का रहना शुरू हुआ। लोग वहां पर ही रहना शुरू क्यों करते हैं, क्योंकि नदी के पास में वो लोग बसे हैं, नदी के पास वहां पे वो लोग बसते हैं और वहां से कृषि की शुरुआत करते हैं, एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि भाई खेतीबाड़ी भी हो जाएगी वहां पर, उनके जानवर पशु है उनका भी पालन हो जाएगा और खेतीबाड़ी करके खुद का भी जीवन यापन कर लेंगे। तो नदी के साथ क्या है, नदी के साथ एक विशेष संबंध सदैव ही सभी लोगों का जुड़ा हुआ, और यहाँ तक भारत के लोगों की बात नहीं, पूरी दुनिया में ही ज्यादातर ये होगा कि नदियों के आसपास में सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो अब यहाँ पे कृषि उत्पादक क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि नदियां बहती हुई आ रही है, वहां से वो क्या उपजाऊ मृदा जो है वो लेकर के आ रही है, और इस उपजाऊ मृदा पे क्या होगा, कृषि जो है वो बढ़िया बेहतरीन हो जाएगी। तो कृषि उत्पादक क्षेत्र होने के कारण क्या है, पहला समृद्ध मृदा आवरण, आवरण का मतलब आना, तो जो समृद्ध है, जो प्रोस्परस है, जो बढ़िया मृदा है, मृदा मतलब सोइल, ठीक है, मिट्टी जिसे आप कहते हैं आम भाषा में, ठीक है, मेरे देश की मिट्टी, ठीक है। तो जो मृदा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, पानी की कमी नहीं है, नदियां बहती हुई आनी, खूब पानी है। और अनुकूल जलवायु, जलवायु का मतलब क्या है यहाँ पे जल मतलब पानी और वायु मतलब हवा। हाँ वैसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना हवा पानी बढ़िया है, कि हवा पानी बढ़िया है। हवा पानी बढ़िया होने का मतलब क्या है कि जो मौसम है वो बेहतरीन है, जो वातावरण है वो बढ़िया है, 1 नंबर वातावरण है, एक जो नंबर है वो मौसम है। जब कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ना, मुझे ये नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, लोग चले जाते हैं ना, और वहां पर जाकर के अगर उनका बच्चा बिगड़ जाए तो कहा जाता है कि इसको गलत हवा पानी लग गई है मतलब वो गलत संगत में आ गया, गलत लोगों में आ गया, गलत इन्वायरमेंट में, वो पर्यावरण में फंस गया। तो मतलब जो जलवायु है, जो मौसम है, वेदर है, वो भी वहां का अच्छा है, मतलब जो कि कृषि के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं नदीय द्वीपों का निर्माण। अभी नदीय द्वीपों का निर्माण क्या है, इस चीज को अपन लोग समझते। देखिए सबसे पहले तो शब्द को समझिए, द्वीप। द्वीप क्या होता है, द्वीप को अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। और अब आइलैंड की बात करूं तो ये द्वीप या आइलैंड क्या होता है वो जानिए। ये है भैया जमीन का टुकड़ा, ये क्या है, एक जमीन का टुकड़ा, और अगर इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, तो ये क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। और मतलब जैसे ये नहीं कहा जाता है डूब गया तो पानी में, मतलब वही वाली बात है, ये जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ क्या है, पानी से ही घिरा हुआ है, तो हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। मुख्यतः जो द्वीप है वो सागरों में बड़ी बड़ी जो पानी की बॉडीज होती हैं, मतलब बड़े बड़े जो पानी के जो जगह होती है, वहां पे जनरली हमेशा देखने को मिलता है जहां पे द्वीप बनते हैं या आइलैंड्स बनते हो। पर यहां पर एक शब्द इन्होंने और जोड़ दिया, नदीय द्वीप। नदियों का मतलब क्या है, नदी का मतलब रिवर, और द्वीप का मतलब क्या, आइलैंड। ऐसा द्वीप या ऐसा आइलैंड जो कहां पे बनता है, रिवर पे बनता है, नदियों पे बनता है। अब ये कैसे बनता है वो देखो, आओ चले हमारे साथ। फिर से एक नदी को निकालते हैं, ये नदी बहती हुई आई, ये नदी का मेन कोर्स है। अब ये नदी बहती हुई आई, ये नदी हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े कंकर ला रही है, पत्थर ला रही है और ला रही है। अब इसने क्या करा कि मान लीजिए कोई एक बड़ा पत्थर आया और ये बड़ा पत्थर यहां पर रुक गया, ये रुक गया, मतलब मैं तो नहीं जा रहा आगे, मैं तो यहीं रुकूंगा, देखा जाएगा जो होगा। ये पत्थर यहीं रुक गया। अब इसके पास क्या हुआ, और कोई छोटा पत्थर आ गया, वो भी इकट्ठा हो गया, और कोई छोटा है वो भी इकट्ठा हो गया, रुकता गया रुकता गया रुकता गया, और धीरे 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 क्या हो गया,
इसका मतलब जो सरफेस है ना वो थोड़ा सा ऊपर होता गया। जैसे कि मान लीजिए पहले ये एक ही पत्थर रुका था, फिर बाद में इसके ऊपर आके और धीरे 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 इकट्ठा होने लगा, और ये क्या हो गया, बिल्कुल उस जो नदी का जो सरफेस था ना, उस सरफेस से ऊपर आकर के एक बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एक रहने के लिए एक बेहतरीन स्थान बन चुका है। जैसा मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जैसा आप ये देखिए, ठीक है, ये मतलब ये जो मेरा हाथ है ना, इस हाथ को मान लीजिएगा नदी बह रही है। ओके, इस हाथ को मान लीजिएगा नदी बह रही है, और मैं अपनी घड़ी खोल रहा हूं, ठीक है, और क्यों खोल रहा हूं वो आपको ये समझाने के लिए कि द्वीप क्या होते हैं। अब जैसे क्या हुआ कि ये जो मेरा हाथ है, ये हाथ नदी है, और यहां पर ये जो पत्थर था ये रुक गया, और अब ये पत्थर बिल्कुल इस शेप में ये ऊपर की तरफ उठ चुका है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, ये पत्थर जो है ऊपर की तरफ उठ चुका है, और अब जो नदी है वो कहां से बहती हुई जाएगी, नदी इस पत्थर के बिल्कुल कोने में से, यहां पे से साइड में से अपना रास्ता बनाते हुए नदी निकल जाएगी। ओके, और ये जो पत्थर था या वो जो सरफेस है वो बिल्कुल यहां पे ऊपर उठ चुका है। अब ये मतलब एक द्वीप बन गया, जो चारों तरफ तो इसके पानी है पर ये ऊपर की तरफ उठ गया है, सरफेस बन चुका है। और बना किस पे है, नदी पे बना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नदी द्वीप या रिवर आइलैंड कहते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि रिवर आइलैंड क्या होता है और द्वीप कैसे बनते हैं। और जनरली अगर आपको कभी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर करके देखना। देखो, एक्सपेरिमेंट में आपके थप्पड़ पर लग जाए मेरी गारंटी नहीं है, मत कह देना कि मनीष सर ने बोला था इसलिए मैंने कर दिया। घर में नाली होती है घर में नाली होती है ना, तो उस नाली में क्या करना, और नाली का थोड़ा साइज देख लेना, रुकनी नीचे नहीं, मम्मी ने चाटे आटे मार दिए फिर बोलोगे हेलो हेलो मनीष सर से बात कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ नाली में क्या करना, धीरे धीरे थोड़ा मिट्टी गिरते जाना, मिट्टी गिरना 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 गिरना, और उससे वो मिट्टी से बिल्कुल ऐसा सफेद बन जाएगा, और साइड में से वो क्या है, पानी निकल निकल के जाता जाएगा, और वो बीच में मिट्टी आपके लिए बिल्कुल एक द्वीप बन जाएगी। और फिर मम्मी दीपक लेकर के आपकी ऐसी आरती करेगी जिसकी आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। तो द्वीप जो नदी पर बनता है वो आइलैंड है। अब एक ऐसा द्वीप है असम में जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, माजुली, उसकी चर्चा करेंगे और क्या है वो देखेंगे। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। तो उत्तरी पर्वतों से, तो उत्तर में कौन सा पर्वत है, हिमालय। अब वहां से जो नदियां आ रही है वो क्या कार्य कर रही है, निक्षेपण का कार्य कर रही है, मतलब डिपोजिशन का कार्य कर रही है, इकट्ठा कर रही है। किसको इकट्ठा कर रही है, जो कंकड़ है पत्थर है उनको इकट्ठा करती है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। अब जब ऊपर से स्पीड के साथ आ रही थी नदी, तो उसने नदी ने वही साहब पत्थर हो चाहे कंकर हो कुछ भी हो सबको एक साथ लेकर के आ गई। पर अब जैसे जैसे क्या हुआ कि भाई एक तो जब हम ऊपर से बात कर रहे हैं तो नदी यूं है, ओके यूं है, तो यूं स्लोप से ढूंढ बिल्कुल गिरती हुई जा रही है। पर जैसे 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 वो आगे जाती जाएगी तो उसको क्या मैदान मिलेगा, रफ जो मैदान, और फिर वो यूं हो जाएगी। अब भी यूं था, अब धीरे 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 यूं हो जाएगी। तो यूं हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, जो गति है, जो स्पीड है, उसकी गति का मतलब स्पीड होता है, वो स्पीड कम होती जाएगी। अब स्पीड कम होती जाएगी तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो नदी है उसकी ताकत कम हो गई। ताकत कम हो गई, मान लीजिए जो घड़ी है, ये बड़ा पत्थर है, ये बीच में आकर अटक गया बोले अब नहीं लूंगा, जा जो बिगाड़ना बिगाड़ ले वो बीच में आकर के रुक गया। तो अब जब ये कोई पत्थर कंकड़ जब बीच में आकर के रुक जाते हैं और वो शेप बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नदी द्वीप कहते हैं। यहाँ पे डू यू नो में एक आपके, क्या आप जानते हैं, मैं एक माजुली के बारे में बता रखा है। माजुली आसाम में है बच्चों, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां पे लोग रहते हैं। मतलब और कौन सी नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, और वहां पे लोग रह रहे हैं। और बल्कि आसाम में ये एक क्या है, जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, तो इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो नदी पे द्वीप बने हुआ भी लोगों के क्या आ रहा है, काम आ रहा है रहने को। तो नदी द्वीप क्या होता है वो भी हम समझ चुके हैं। अब एक बात जानते हैं, वितरिकाएं। वितरिकाएं क्या होती है, ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, जब ऊपर से नदी यूं बहती हुई आई, अब पूरा कोर्स आप समझिएगा कि हो क्या रहा है, सच में चल क्या रहा है। नदी ऊपर से बहती हुई आई, जब वहां पर वो मिला गिरिपाद फुटहिल्स, तो वहां बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा कर दिया। ओके, फिर वो वहां से थोड़ा सा और आगे आती है तो यहाँ पे उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, स्पीड कम होने लग जाएगी, और यहाँ पे बीच में हो सकता है वो नदी द्वीप बना दे। अब और भी वो नीचे धीरे धीरे आ गई। अब यहाँ पर है ना, यहाँ तक जब बिल्कुल वो लास्ट एंडिंग तक आएगी ना बच्चों, वहां पर उसके साथ कोई बड़ा पत्थर नहीं होगा, फिर उसके साथ मिट्टी, और वो बिल्कुल गीली मिट्टी सी होगी, जिससे ये क्या कहते हैं, गाद कहते हैं, इंग्लिश में सिल्ट कहा जाता है। तो जो गाद है वो बिल्कुल जो गीली मिट्टी है ना, वो गीली मिट्टी होगी। अब गीली मिट्टी में क्या होता है, यहां पर आकर के जैसे मान लीजिए ये पूरी गीली मिट्टी है। अब इस गीली मिट्टी में नदी में इतनी हिम्मत नहीं रही है, इतनी स्पीड नहीं रही है, हिम्मत का मतलब ये कि इतनी स्पीड नहीं रही है, इतनी स्पीड नहीं रही है कि वो उस मिट्टी को बहा करके तेजी से लेकर के जाए। तो वो क्या होता है, इस मिट्टी में से धाराएं बना लेती है।
ठीक है, यूं धार बना लेती है, बीच में से जहां से मिट्टी का कमजोर सा अंग दिखता है वहीं से निकल जाती है, क्या बच के निकल गई। अब वो वहां से ऐसे अलग अलग क्या हो जाएगी, बट जाएगी, और जो बट करके निकल रही थी उसी को हम क्या कर रहे हैं, वितरिका कह रहे हैं। तो ये नदी अपने निचले भाग जो लास्ट में जाकर के जहां इसको गिरना ही हो वहां पे गाद एकत्र होता है, इकट्ठा हो जाता है मिट्टी, और बहुत सी धाराओं में, धाराएं मतलब क्या है, स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। जैसे यार आप देखो ना यार, आप लोग क्या होते हो 10th तक तो सब एक साथ पढ़ते हो, और फिर 10th के बाद आप बढ़ जाते हो धाराओं में, स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हो कि मैं साइंस लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगा, मैं आर्ट्स लूंगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये है तो ये यहाँ से बहती हुई आ रही है, यहाँ पे रहे, फिर इधर हो गया, तो थोड़ा सा ये गीली जो मिट्टी है गाद, उसकी चर्चा मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, हमने नदी द्वीपों का भी निर्माण देख लिया, वितरिका क्या होती है वो भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं उत्तरी मैदान का वर्गीकरण। अब उत्तरी मैदान का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ वो जानते हैं। पंजाब का मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, हम तीन यहाँ पर मैदान का वर्गीकरण हमने करा, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, तीन जो मुख्य नदी प्रणालियां है या तंत्र है उनसे ये बना हुआ है। एक है सिंधु नदी, तो यहाँ पे जो पंजाब है वो सिंधु का पूरा कवर कर रहा है, इसलिए पंजाब का मैदान है यहाँ पे। ये फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ओके, उत्तरी मैदान का वर्गीकरण इस तीन प्रकार से करा गया, और ये किस प्रकार से करा गया, जैसे कि ये पूरा मैदान है, यहां से ये सिंधु का मैदान हो जाएगा, फिर ये गंगा का मैदान हो जाएगा, और ये इधर वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाएगा। तो ये जो बांटा गया वो इस प्रकार से बांटा गया, जैसे वो हमने नहीं देखा था हिमालय में, कि हिमालय में आखिरी में जाकर के हमने देखा था पश्चिम से जो पूर्व में बांटा गया था 4 भागों में, वो वाला सब भाग यहाँ पे करा, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात चर्चा करेंगे पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कहा कि ये पूरा मैदान है, 2400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ ये मैदान, इस उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, ये पूरा उत्तरी मैदान है, तो ये इसका उत्तर, ये इसका दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब, तो ये वाला पश्चिमी भाग क्या हो जाएगा, पंजाब का मैदान हो जाएगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी स्थित है। ठीक है, तो बहुत बड़ा भाग है सिंधु तथा जो सहायक नदी है उसकी, इसका काफी भाग कहां पर है, पाकिस्तान में भी स्थित है। और आपको जैसे पता है कि भाई पंजाब, बंगाल, असम, ये वो राज्य रहे जिनमें से पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान को भी हिस्सा दिया गया। तो काफी जो ये सिंधु नदी है बहती हुई जा रही है, वहां का काफी हिस्सा उस पाकिस्तान की तरफ भी चला जाता है। अब एक बार आपको मैं यहाँ पे नदियों का वो दिखा देता हूं, ये देखिए, देखिए जो सहायक नदियां हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी में झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां क्या हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु की। कौन कौन सी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास, ये 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और ये वाला जो आपको पूरा इलाका देखने को मिलेगा, ये वाला जो है, ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंजाब का मैदान हम इसको कहते हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। ठीक है, हिमालय से निकलती है और फिर सिंधु में जाकर मिलती है और एंडिंग में जाते हुए अरब सागर में चली जाएगी। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब देखो दोआब समझो, 2 + आब, ठीक है, 2 मतलब 2 ठीक है, 2 मतलब 2, 2, 1 और 2, बस वो वाला ही 2 है। और आपका मतलब है यहाँ पे जल से, पानी से, तो 2 जल। अब ये सर इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो मेरी तरह ही है क्या, जो जब मैं घर पे किसी के जाता हूँ और मैं 2 पानी के गिलास मांग लूँ, मैं 2 मिठाई मांग लूँ, उसी की प्रकार है 2 जल। तो देखो दोआब वैसा नहीं है। दोआब क्या है, दोआब 2 नदियों के बीच का जो जमीन का क्षेत्र है उसकी बात होती है। भाई देखिए जैसे यहाँ पर ये नदी बह रही है और यहां पर ये नदी बह रही है। ओके, अब इन नदी के बीच में ये जो जमीन का क्षेत्र है, जमीन का जो एरिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। तो दोआब किसके लिए से प्रयोग होता है, 2 नदियों के बीच के जो जमीन का क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। अभी आपको मानचित्र में और समझाएंगे। दोआब का 2 नदियों के बीच का भाग है। दोआब 2 शब्दों से मिलकर के बना है, 2 और आब मतलब पानी या अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी बना है, 2 शब्दों से मिलकर के बना, पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी। तो 5 नदियों, देखो अब मैंने आपको यहाँ पे 5 नदियां दिखाई थी, एक बार फिर से यहाँ पर आ गया मानचित्र, शाबाश। देखो अब यहाँ पर आप 5 नदियां देख रहे हो,
भाई सिंधु हो गई, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये जो 4-5 नदियां हैं, इन 5 नदियों के बीच का जो ये भाग है, अब ऐसा नहीं है आपको मानचित्र में तो यूं और फिर यूं, अब आप सोच रहे हो इतनी सी जगह में कौन रहता होगा, अरे बेवकूफ है, बहुत बड़ी बड़ी जगह है, ऐसा नहीं। तो ये जो 5 जगह ना, अब इन 5 के बीच का जो इलाका है ना, इन 5 के बीच के इलाके को क्या कहा गया है, पंजाब कहा गया है। 5 नदियों के बीच का जो इलाका है वो पंजाब है। तो दोआब और पंजाब आपको समझ में आ गया। और पंजाब का मैदान किस पर आधारित है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर आधारित है। फिर चर्चा करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच होता है। तो आ जाओ भाई वापस मानचित्र पे आ जाओ, देखो ये आ रही है गंगा नदी, ये गंगा और ये घाघर, ठीक है। तो ये गंगा, घाघर और आगे तीस्ता नदी तक का जो मैदान है वो किसकी चर्चा करता है, गंगा के मैदान की चर्चा करता है। इसमें उत्तर भारत के जो राज्य है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है मुख्यतः, ठीक है। और इसके बाद है लास्ट ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो ब्रह्मपुत्रा आप देख रहे हैं इस साइड में है, यूं आती है और यूं इस साइड में, इधर से बांग्लादेश से नीचे निकल लेती है। तो ये वाला मुख्यतः जो असम वाला इलाका है यही यहां पर कवर कर पाएगा। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित होता है। अब बात करते हैं आकृति के आधार पर। अभी तो हम लोगों ने क्या करा, नदियों के हिसाब से विभाजन कर करके जो मैदान है उनका विभाजन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अब आकृति के आधार पे हमें शेप्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। अब भैया अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा मैदान है और मैदान मतलब प्लेन, पर मैंने तो ये भी कहा था स्टार्टिंग में मैदान का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारा ही समतल हो। जरूरी नहीं है कि भाई आप मैदान शब्द का प्रयोग करो तो आपको सारी जगह बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल बराबर ही इलाका देखने को मिला, ऐसा नहीं है। जैसे वो पहले पूछा जाता था कि भाई सीधी सड़क क्या है, तो फिर जवाब दिया करता था हाथ है। तो अब हमारा हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं ना, यहाँ पर थोड़ा ऊंचे ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार से यहाँ का देखिएगा। तो हम 4 भागों में बांटते हैं, भाबर, तराई, भांगड़ और खादर। अब इसको समझते हैं, एक बार पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, मतलब रफली जो है मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम थ्योरी पे आ जाएंगे। देखिए ये है अपना हिमालय, ठीक है। मैंने क्या कहा, हिमालय से नदियां बहती हुई आती है और गिरिपाद पे गिरती है, मतलब फुटहिल्स पे गिरती है। अभी जब फुटहिल्स पे गिरी है, और ये बात मान करके चलिएगा, जैसे जैसे नदियां आगे पहुंचती जाएंगी उनकी स्पीड, उनकी गति कम होती जाएंगी। ओके, उनकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। हमें इस बात को समझना होगा, हमें उस चीज को बराबर करना होगा। तो जब नदियां वहां से बहती हुई आ रही है और गिरिपाद पे गिर रही है, तो ये जहां पर मोटे मोटे कंकर पत्थर एकत्रित हो गए, ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहा जाएगा, भाबर कहा जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो, उल्टा करके देखें ऐसे, ये हिमालय है, आ रही है ना बात समझ में, ये हिमालय है और हिमालय से बहता हुआ है, यहाँ पर आपको मोटे मोटे कंकर देखने को मिलेंगे। ये वाला जो इलाका है इसको क्या कहा गया, भाबर कहा गया। फिर जैसे धीरे धीरे नदी आगे बढ़ेगी, अब आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये कंकर थोड़े से क्या हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे, काफी मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगे। तो फिर नीचे जाकर थोड़ा सा आपको नमी वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, या आप जैसे दलदल कहते हो ना, दलदल में क्या होता है, आप पैर रखते हो पैर फंस जाता है, मिट्टी भी होती है पानी भी होता है, वो दलदल वाला। तो वो दलदल वाला इलाका उसे क्या कहा जाएगा, तराई कहा जाएगा। और फिर जैसे ही जब नदी आगे बढ़ती है ना, तो अब नदी आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ते बढ़ते एंडिंग मोड पे जब जा रही होती है तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी नाली का एक उदाहरण दिया था कि नाली में जब तेज भाव होता है तो अपने साथ जो चीज लाई है उसको बाहर फेंक दे, जैसे कचरा पूरा हो गया वैसे। तो अब यहाँ पर भी वो होगा, जैसे नदी की स्पीड आगे बढ़ेगी कम होती जाएगी, पर जब तेज भाव में होगी तो वो क्या करेगी, अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ वो होगा, वो सब क्या होगा, बाहर इधर साइडों में इकट्ठा होता जाएगा। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर इकट्ठा हुआ, अब ये जब नया नया इकट्ठा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। और जैसे जैसे क्या होगा, ये अब यहाँ पे नया आएगा तो ये यहाँ पे नया आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे पुराना चला जाएगा। भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नदी बहती हुई आ रही है, इसने क्या करा, अपने साथ मिट्टी कंकर फेंके, वो पहले यहाँ पर इकट्ठे हुए तो वो नया है, पर जब वो वापस नया फेंकती तो ये पहले वाला तो क्या होता जाएगा, धीरे 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 उसको जो वो तेज भाव के साथ आएगी उसको पीछे फेंक देगी और नया यहाँ पे छोड़ती हुई चली जाएगी। तो जो पीछे जो पुराना गया है उसको क्या कहेंगे, भांगड़ कहेंगे, और जो नया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। आ जाओ, भाबर। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका क्या मतलब, ये कोई गुटका नहीं है, ठीक है। गुटिका मतलब ऐसे जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, उनकी बात करिए। कितने में, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पे। तो 8 से 16 किलोमीटर की जो पट्टी है चौड़ी लंबी, वहां पे क्या है, गुटिका ही निक्षेपण करती है, उनका इकट्ठा करती है। सभी सरिताएं क्या है, जो
धाराएं जो बहती हुई जा रही हैं, जो स्ट्रीम्स जो बहती हुई, ट्रिब्यूटरी जो बहती हुई जा रही है, वो इस पट्टी में विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का मतलब होता है गायब। अब गायब कैसे हो जाती है? देखिए क्या होता है, जब ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो यहां से क्या होता है, नदी इनके ऊपर से नहीं बह रही है, उनके नीचे से जा रही है। उनके नीचे से बीच में से रास्ता बनाते हुए क्या है, निकलती जाती है। और जैसे ही क्या होगा, ये जब ये गुटिका वाला क्षेत्र है, ये भाबर वाला जो क्षेत्र है, ये पार हो जाएगा, फिर ये नदी आपको ऊपर देखने को मिलेगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ नदी बह रही है, पर यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा नदी गायब ही हो गई, पर सच में वो गायब नहीं हुई है, वो एक्चुअल में इनके पत्थरों के नीचे से निकल रही है, क्योंकि पत्थर काफी बड़े हैं। तो भाबर क्या होता है ये समझ में आ गया। फिर बात करते हैं तराई। इस पट्टी के दक्षिण में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है इसने, ये हिमालय था, यहां पर गुटिका की पट्टी बनी हुई है, ठीक है। अब बोला इस पट्टी के दक्षिण में, मतलब आ जाओ भैया नीचे की तरफ, आ जाओ भैया नीचे की तरफ। तो दक्षिण में ये सरिता है, फिर से क्या पुनः ऊपर निकल आएगी। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही इस क्षेत्र को पार करेगी वो फिर से ऊपर आ जाएगी। दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। ये कैसा क्षेत्र बनाएगी, दलदली बनाएगी। यहाँ पे वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है, यहाँ पे वन्य प्राणी ज्यादा रहते हैं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है, ठीक है। तो अब जब बंटवारे के बाद जब यहाँ पर शरणार्थी आ गए थे, देखिए शरणार्थी कौन होते हैं, दो प्रकार के लोगों को आप समझिएगा। एक होता है पलायन। पलायन का मतलब होता है जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, वो है पलायन। जैसे मान लीजिए कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, मुझे राजस्थान में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती है, तो मैं मान लीजिए मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाता हूँ, ये पलायन है। पर मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति है तो उनको जबरन एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह जाना पड़े, वो क्या कहलाता है, शरणार्थी कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो काफी जो लोग हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हैं वो भारत आते हैं, तो मजबूरन वहां से निकल करके आए, इच्छा से नहीं थे। जैसे मैं तो जा रहा हूं तो मैं तो इच्छा से जा रहा हूँ, वो यहाँ नहीं तो दिल्ली में रह लेंगे, कोई बात नहीं है, पर उनको मजबूरन निकाला गया, वो वहां रह नहीं रहे, तो वो दूसरों के देशों में जाके शरण मांग रहे हैं। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे, दक्षिण जो श्रीलंका है, श्रीलंका में से तमिल समुदाय के लोग भारत में आकर के शरण मांगते हैं। जो शरण मांगता है वो शरणार्थी। और शरण कब ली जाती है, जब मुसीबत में होते हैं। जैसे कि हम लोग भगवान को नहीं कहते हैं भगवान आपकी शरण में लीजिए, कब कह रहे हैं, जब मुसीबत में, जब दुख में, तभी कह रहे हैं। तो जब शरणार्थी आए पाकिस्तान से तो उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी और कृषि योग्य भूमि बनाया इसे। भांगड़ उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुराने जलोढ़ जो जल ओढ़ करके जो मिट्टी आई थी वो, पर अब वो क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। भांगड़ भंगार वाला याद कर लो, तो भैंस है भंगार, और भंगार वाले को क्या देते हो, कल नया फ्रिज खरीदा था, नया का नया दे दोगे क्या, नहीं, पुराना वाला बेचते तो भंगार। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या चूनेदार निक्षेप पाया जाएगा। चूनेदार मतलब चूना क्या होता है, बिल्कुल कड़क इकट्ठा मोटा मोटा होता है, टूटता भी नहीं है, बहुत कड़क, तो वहां उपजाऊ जमीन है ही नहीं, तो ये वाला भाग उपजाऊ नहीं होता, और आम भाषा में से क्या कहा जाता है, कंकर कहा जाता है, जो ये चूनेदार निक्षेप इसने करे। फिर आते हैं खादर। बाढ़ वाले मैदानों में के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। अब ये नदी बहती हुई आई, अब यहाँ पे जो बिल्कुल पास में इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या है, ये खादर है, बिल्कुल नया माल है, फ्रेश माल है, युवा है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पूर्ण निर्माण होता है और हर साल ही निर्माण चलता रहता है, वापस होता जाता है। इसलिए ये वाले क्षेत्र क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए आदर्श होते हैं, मतलब खेती के लिए बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट जगह इनको क्या करा है, माना गया है। ओके, तो आज के लिए अपना इतना ही। आज अपन ने उत्तरी जो मैदान है वो भी बच्चों पूरा कंप्लीट कर लिया, हिमालय हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उत्तरी मैदान भैया रिमोट और मेरे फ़ोन से, और आज तो मैंने मेरी घड़ी भी खोल दी भैया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।